जो बात कल हो गई उस पर ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं, पर बात शुरू से। एक संक्षिप्त बात यह कि जर्मनी का एकीकरण नेपोलियन ने किया, जिसके बारे में लिप्सन नामक विद्वान ने एक बात कही थी कि इतिहास के मजाकों में से एक बड़ा मजाक है कि जर्मनी के एकीकरण का सूत्रधार नेपोलियन था। जहां वो दोनों के लिए कहा जाता है, इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण का सूत्रधार नेपोलियन है, लेकिन अभी जब हम जर्मनी को पढ़ रहे हैं तो एक बात याद रखना, जर्मनी छोटी छोटी 300 रियासतों में बिखरा हुआ था और उसने उन रियासतों को जोड़कर 39 रियासतों में कन्वर्ट कर दिया और उसका नाम भी रख दिया राइन संघ। ये याद रखना, राइन संघ 39 रियासतें। पर अब मैं उस तरह से नक्शा तो नहीं, पर एक आपको समझने के लिए एक जो बात हमारे सामने थी कि कुछ ये जो हिस्सा है, ये 3 टुकड़े उसने कर दिए, जिसमें बीच में एक नदी बहती है, राइन नदी, और इसी को नाम दिया गया राइन संघ, राइनलैंड, ये इसी नाम से जाने गए। लेकिन यहाँ जो पढ़ते हैं बवेरिया, वुटेम्बर्ग, बादेन, हेस, डर्मेस्टाड, ऊपर प्रशा, सेक्सनी, हनोवर, ये पढ़ते हैं, कहीं मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये, एक नई चीज, ये जो 39 रियासतें थी, इन रियासतों के प्रतिनिधि एक संस्था में बैठते थे। ये आपको याद रखना कि जिसको कहा गया डाइट। इस डाइट में हर एक रियासत से प्रतिनिधि आता, एक तरह से पूरे जर्मनी की प्रतिनिधि संस्था थी, लेकिन इसके ऊपर जिसको बैठा दिया गया, अंतिम रूप से अधिकार जिसे दे दिया गया, उसे इसका सदस्य भी बनाया गया और इसे इसके ऊपर भी बैठा दिया गया, ऑस्ट्रिया। जिसने बैठाया वो कौन सा सम्मेलन था? वियना, 1815, ये हो गया। अब सवाल ये है कि यहाँ जो रियासत पड़ती है प्रशा, उसने एक सपना देखा कि हम इसे एक करें, बिखरे हुए जर्मनी को एक जर्मनी नाम दें, जो अभी कई रियासतों के नाम से जाना जाता है, कभी प्रशा, कभी सेक्सनी, कभी हनोवर, फ्रैंकफर्ट। तो हुआ क्या, कुछ चीजें हमने पढ़ी कल, बाधक तत्व और सहायक तत्व। इनको यूं समझा करो, भाई एकीकरण होना चाहिए, ये बात तो सारे ही चाहते हैं, होने कौन नहीं दे रहा और होने का प्रयास कौन कर रहे हैं, इन्हीं कोई सहायक तत्व और इन्हीं कोई बाधक तत्व कहते हैं। तो जो बाधक तत्व थे उनमें तो एक सबसे बड़ा है ऑस्ट्रिया, एक ही मान लें आप, और बातें तो सिर्फ आपको उलझा देंगी। एक तो ये है, और थोड़ी थोड़ी बातें, किन रियासतों के लोग अलग अलग कल्चर के थे, इसलिए विचारधाराओं में भिन्नता भी एक समस्या थी। कोई लोग इसमें पोल जाति के, जर्मन जाति के, डेन जाति के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, इसलिए समस्या थी। दूसरी बात ये, इसमें फ्रांस भी रुचि ले रहा था कैथोलिक धर्म का अनुयायी होने के कारण। लेकिन मूल उत्तर आपको एक ही जगह से मिलेगा, किसके? एक तो ये सबसे बड़ा दुश्मन था ऑस्ट्रिया, और एक किसका दुश्मन था जिसकी इस सीमा से सटा हुआ था? फ्रांस। फ्रांस सीधे तो इस पर अधिकार करके नहीं बैठा था, लेकिन वो इन रियासतों में अपना नैतिक अधिकार समझता था, क्योंकि यहाँ कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा रहते थे, इसलिए वो पक्ष भी किसका लेते थे? फ्रांस का। अगर गलती से जनमत संग्रह भी करवा लेते तो ये किसके साथ चले जाते? फ्रांस के साथ। पर बिस्मार्क ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन बिस्मार्क कभी एंट्री की ही नहीं, कुछ लोग पहले और हुए। ये तो थे बाधक तत्व जो रोक रहे थे, और जो होने के लिए तो अब जो सहायक तत्व है वो ये, जिसमें हमने 2-3 नाम पढ़े। बर्शेनशेफ्ट, कहाँ के विश्वविद्यालय के बच्चे? जेना। जो उन्होंने बनाया एक बौद्धिक आंदोलन, जो मिलते थे कभी चर्च में, कभी पुस्तकालयों में, काम करने के बहाने, पढ़ने के बहाने वो मिलते और अपने देश को एक करने की योजनाएं बनाते। इसलिए हम एक थोड़ा सा सहारा ही मानेंगे कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बर्शेनशेफ्ट यानी कि युवा लोगों ने योगदान दिया, योजनाएं बनाई, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए। दूसरा कारण था औद्योगिक विकास। फ्रांस के जब इंग्लैंड के बाद अगर औद्योगिक क्रांति का सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ा तो वो जर्मनी था। जर्मनी ने रेलवे लाइनें बनाई, पूरी 39 रियासतों को आपस में जोड़ा, और उस जोड़ने के बाद एक संघ बना जिसका नाम था जालवरीन। जालवरीन क्या था? सीमा शुल्क समझौता। आपस की रियासतें आपस में टैक्स नहीं लेंगी, व्यापार करने में स्वतंत्रता देंगी। और इससे क्या होने लगा? मूल बात यह है, यहाँ का व्यापारी यहाँ भी पहुंचा और यहाँ का व्यापारी यहाँ तक पहुंचा।
जब वो प्रोत्साहित हुआ, पहले वो क्यों नहीं जाता था? क्योंकि टैक्स बहुत लगते थे। अब वो व्यापार करने के लिए गया, तो जब व्यापार किया तो यहाँ के लोगों से मिला। तो ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर कितना अच्छा हो कि ये दीवारें गिर जाएं और हम सब लोग एक ही जर्मनी के लोग हो जाएं। तो ये एक विचारधाराओं में ट्रांसफर हो रहा था इस संगठन से। अब ये तो घटनाएं थी वो। अब यहाँ एक बात 19 में, 34 नहीं है, 19 है, ये बिल्कुल क्लियर है, ये 19 ही है। विलियम द्वितीय, इसको पढ़ने से पहले आपको एक नाम और पढ़ना है। ये जो घटनाएं घटी थी उसमें इसका रोल नहीं था। उस समय ये शासक था फ्रेडरिक, इसको ये नाम लिखवा, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, जिसको फ्रेडरिक एल्बर्ट भी कह रहे हो। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने ये ढांचा देखा अपनी आंखों से। वो कहाँ का शासक था? प्रुशिया का। अब कल जहां मैं बात छोड़ गया था वहीं से शुरू कर रहा हूं। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ये मानता था कि एकीकरण होना चाहिए और किस रियासत के अधीन होना चाहिए? प्रुशिया के अधीन होना चाहिए। मैं उसका नेतृत्व करूं, अच्छा सोचता था वो। लेकिन उसके लिए पहली शर्त उसकी क्या थी कि प्रुशिया को सैनिक शक्ति से मजबूत करना होगा। यहां भी थोड़ी गड़बड़ हुई थी। वो मजबूत करना होगा तो उसने क्या किया? जो डाइट थी, इस डाइट में 2 सदन थे, उच्च सदन और निम्न सदन। उसने इसमें ले जाकर एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव किससे संबंधित था? सेना की भर्ती से संबंधित। और उसमें कुछ यूं था, 39 रेजिमेंट और 9 घुड़सवार, कुछ यूं था। इसको यूं पढ़ना, 39 तो पैदल सैनिकों की रेजिमेंट और 9 घुड़सवार, यूं पढ़ना है। रख दिया। इन लोगों ने इसे पारित नहीं होने दिया, निम्न सदन के लोगों ने। क्यों? क्योंकि निम्न सदन में किस तरह के लोग थे? उदारवादी। कहने का मेरा मतलब है वो लोग डरते थे अगर इसने इतनी सेना की भर्ती कर ली तो ये कहीं प्रतिक्रियावादी ना हो जाए और ये पूरे जर्मनी को अपने अधीन लेकर छोटी छोटी रियासतों को जीतना ही शुरू ना कर दे। तो उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको भंग कर दिया। और दोबारा चुनाव हुए तो भी वही लोग चुनकर आ गए, उन्होंने फिर इसे कैंसिल कर दिया। ये बेचारा परेशान हो गया। लेकिन आपको मैंने कल 2 नाम लिए थे। इसने 2 लोगों को, एक को युद्ध मंत्री बनाया और एक को प्रधान सेनापति बनाया। वान रून और वान मोल्तके, 2 नाम। वान रून तो युद्ध मंत्री था और वान मोल्तके प्रधान सेनापति था। इन 2 लोगों को इसने नियुक्त तो कर लिया, लेकिन उसका ये काम पूरा नहीं हुआ। अब करे क्या? उसका पहला ही सपना टूट गया। तो वान रून ने इसे सलाह दी, अब आपकी समस्याओं का एक ही इलाज है, और वो इलाज है बिस्मार्क। यही कर सकता है इस काम को, और कोई नहीं। इसमें और कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं कल भी कह गया हूं कि बीच में जब गाद हटा देते हैं तो समझ आनी बंद हो जाती है। बिस्मार्क इस समय कहाँ था? फ्रांस में। फ्रांस में क्या था वो? राजदूत। किसका राजदूत? प्रुशिया का राजदूत। इसको बुलाया गया, प्रधानमंत्री चांसलर बनाया गया प्रुशिया का। एक सामंत परिवार में पैदा हुआ, राजतंत्र के साथ ही सोचती है, प्रजातंत्र नहीं चाहता था। और ये एक बात कहता था, इसके कुछ स्टेटमेंट पढ़ लें पहले, बहुत मजेदार बातें हैं। अब देखिए, इससे पहले कि हम वो पढ़ें, यहाँ एक बात बता दूं जो मैं यहाँ 2 नाम लिखे हैं। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ सुधार करना चाहता था, लेकिन उसकी पार नहीं पड़ी, वो पागल हो गया। और उसका मस्तिष्क जब विकृत हो गया तो उसकी जगह उसके भाई ने कुछ दिन उसको संभाला। 3 साल तक उसने उसके संरक्षक के रूप में शासन किया। 1861 में जब इसके मरने के बाद इसकी मिली गद्दी प्रुशिया की विलियम द्वितीय को। विलियम द्वितीय के प्रयास भी कामयाब नहीं हुए तो उसने अब किसको बुला लिया? बिस्मार्क को। विलियम द्वितीय प्रथम नहीं है, वो पीछे रह गया। विलियम प्रथम इनसे भी पीछे चला गया, इससे भी पीछे है वो। विलियम प्रथम नहीं, विलियम द्वितीय है। दोबारा देखना, अच्छी किताब में देखना, गलत है वो। ये विलियम सेकंड ही है जिसने उसके बाद गद्दी पे बैठा। गलत है वो, इसी ने किया। या तो गलत है विलियम, जैनर माथुर विलियम द्वितीय कह रहा है। विलियम प्रथम तो इससे भी पहले हो गया है। और देख लूंगा, मैं देखूंगा के सोनी, देखी नहीं मैंने अभी ना, भास्कर पढ़ी है, इसी को देखा, और देख लेंगे, घबराओ नहीं, चेक कर लेंगे। अब ये जब ये काम नहीं हुआ, उसे बुलाया गया।
जब उसे बुलाया गया उसने क्या तरीका निकाला, लेकिन उसने जो किया उसको तो बाद में पढ़ते हैं। पहले एक मजेदार बात ये, वो सामंत परिवार में पैदा हुआ, राजतंत्र का समर्थक था, लोकतंत्र से उसको कोई लेना देना नहीं था, और अक्सर कहा करता था मैं लोकतंत्र की उस भावुकता से डरता हूं जिसमें प्रत्येक दीवाने विद्रोही को देशभक्त मान लिया जाता है। बहुत बड़ी बात कही उसने कि मैं लोकतंत्र की उस भावुकता से डरता हूं जिसमें प्रत्येक दीवाने विद्रोही को देशभक्त मान लिया जाता है। और वो कहता था आज की समस्याएं भाषणों से और बैठकों से नहीं सुलझने वाली, वो लौह और रक्त की नीति से ही सुलझनेगी, वो तलवार के बल पर सुलझेंगी। इसलिए एक प्रश्न यह भी बनता है कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। और एक था बलबन जिसने अपनाई थी वहां दिल्ली सल्तनत में। तो इसने तरीका क्या निकाला, और इसने अपने राजा को कहा श्रीमान मैं नष्ट हो जाऊंगा पर इस लड़ाई में आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसने क्या किया, उसने कहा आप घबराइए नहीं। उसने इस प्रस्ताव को इस सदन से पारित करवाया, पारित करवा दिया, भर्ती कर दी। इनको कहा तुम ना पारित करो ना सही, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सके, हाथ पांव पीट कर रह गए। उसने भर्ती कर दी, प्रशा को सैनिक शक्ति से मजबूत कर लिया, और अब उसके सामने भी वही समस्या थी, हराना किसे है? ऑस्ट्रिया को। लेकिन वो इटली की तरह कुछ चेंज कर रहा था। इटली को तो बाहरी मदद चाहिए थी, इसको बाहरी मदद नहीं चाहिए थी। ये केवल बाहरी ताकतों को तटस्थ रखना चाहता था कि जब हम लड़ें तो ये ना आए, बस वो इतना ही फर्क चाहता था। और ऐसा करने में वो कामयाब रहा। कैसे? रूस जो ऑस्ट्रिया का दुश्मन था उसको अलग रखने में कामयाब वैसे रहा, कभी पोल जाति ने रूस में विद्रोह किया था और उसने पोल जाति के खिलाफ जाकर मदद करी थी रूस की, जबकि जर्मनी की जनता चाहती थी कि किसकी मदद की जाए? पोल जाति की। वो भविष्य की देख रहा था। रूस बच गया, रूस ने लड़ाई नहीं की। फ्रांस के बारे में लिखित कोई समझौता हुआ, उसके दस्तावेज आज उपलब्ध नहीं है, किताब नहीं हुई का, कुछ ना कुछ लालच उसे दिया कि आप तटस्थ रहेंगे। इंग्लैंड चाहता था कि मैं किसी भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा किसी भी रियासत में, तीनों को तटस्थ रहने के लिए उसने राजी कर लिया। लेकिन सवाल यह है उसने एकीकरण शुरू कहां से किया? ये बात आपकी हर गाइड में लिखी है डेनमार्क से। आपने डेनमार्क की कहानी पढ़ी है और उसमें आपने पढ़ने के बावजूद भी थोड़ा उलझे हो, वो मामला क्या है? इसी नक्शे में कुछ जोड़ रहा हूं, वो ये नक्शे में हमने बना भी रखा है। यहां कुछ एक इस तरह का हमने बनाया हुआ, इसे दो भागों में बांट दो। ये रह गया स्लेस्विग और एक है इसमें होलस्टीन, और एक और है इसमें छोटा सा लावेमबुर्ग, और इसके ठीक ऊपर हमने चित्र आधा छोड़ा हुआ है, वो है डेनमार्क। एकीकरण तो इसका करना था, इनके साथ पंगा क्यों लिया? और कहानी लिखी है, और एक ही लाइन, ये डचियां जर्मनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी सामरिक दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से, और वो चाहता था कि इनको हथिया ले। इन्हीं को क्यों? थोड़ा बात सारी लिखी है। 1852 में इन डचियों के ऊपर निर्णय लेने का, इन डचियों के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार लंदन में हुए समझौते के तहत डेनमार्क को दे दिया गया था 10 साल के लिए। यानी कि इन डचियों की देखभाल आने वाले 10 साल तक कौन करेगा? डेनमार्क करेगा। कब से? 52 से लेकर 62 तक। और ये भी कहा गया डेनमार्क इन डचियों का अपने साम्राज्य में विलय नहीं करेगा, केवल इनको संभालेगा। ये बात कही गई थी। 10 साल पूरे हो गए 1862 में, इनका मुद्दा फिर उठा और ऑस्ट्रिया चाहता था। अब आपको एक लाइन लिखी मिलती है, अगस्टनबर्ग के ड्यूक को सौंप दी जाए। वो क्या है? उसको जब पूरा सर्च किया तो उत्तर ये आया, ड्यूक होते थे सामंत, बड़े सामंत, जो किसके नीचे काम कर रहा है? डेनमार्क। और इन दोनों डचियों को 10 साल के लिए फिर अगस्टनबर्ग, यही उसका बना हुआ भव्य महल, अगस्टनबर्ग, लावेमबुर्ग, ये सारे यही है, छोटे छोटे शहर। इसलिए अगस्टनबर्ग के सामंत के अधीन छोड़ने की बात की गई कि इन डचियों को वहां छोड़ दो। लेकिन ऑस्ट्रिया तो राजी हो गया, लेकिन प्रशा राजी नहीं हुआ, क्योंकि प्रशा तो इन दोनों को जर्मनी में लाना चाहता था। उसने क्या किया? उसने इसका विरोध किया कि अगस्टनबर्ग के ड्यूक को ये नहीं सौंपी जाएंगी। और अब देखिए कैसी विडंबना, आपने पढ़ा भी है। उसने एक दिमाग चलाया, हमारा दुश्मन कौन है? ऑस्ट्रिया। अभी जीतना क्या है?
श्लेस्विग और होल्स्टीन, ऑस्ट्रिया को क्या बना लो, दोस्त बना लो। ऑस्ट्रिया से उसने एक समझौता किया 1864 में। वो समझौता ये, हम दोनों मिलकर इन दोनों पर आक्रमण, डेनमार्क पर आक्रमण कर देते हैं, ये डचियां आजाद हो जाएंगी, फिर हम इन्हें आपस में बांट लेंगे। बात थोड़ा ध्यान से सुनना। बिस्मार्क ने समझौता किससे किया? ऑस्ट्रिया से। समझौता किया कि इस पर आक्रमण करते हैं, ये जीत लेते हैं, बाद में बांट लेंगे। कोई क्लियर नहीं की बात कि कौन सी डची कौन रखेगा, कुछ नहीं का, जानबूझकर उलझा के छोड़ दिया इस कहानी को। यहां ये याद रखना, होल्स्टीन की डची में जर्मन जाति के लोग सबसे ज्यादा रहते थे। श्लेस्विग की डची में जर्मन रहते तो थे, लेकिन ज्यादा लोग जो रहते थे डेन, वो रहते थे। अब घटनाएं क्या घटी? बिस्मार्क ने इसको राजी कर लिया ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया राजी हो गया। वो भी चाहता था एक आध डची मुझे मिल जाए। इन दोनों में निश्चय ही सबसे ज्यादा तेज कौन था? बिस्मार्क। युद्ध हो गया। युद्ध कैसे हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर किस पर आक्रमण कर दिया? डेनमार्क। डेनमार्क थोड़े ही दिनों में हार गया। अब जो समझौता हुआ, जिसको आप पढ़ते हो गैस्टाइन का समझौता, 14 अगस्त 1865 को गैस्टाइन नामक जगह पर जब ये समझौता हुआ, और ये समझौता पेपर में तो सीधा ही आता, गैस्टाइन समझौता किसके बीच में हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रशा। किन को लेकर? डचियों को लेकर। कौन सी डचियों को लेकर? श्लेस्विग और होल्स्टीन को लेकर। अब हो गया, और फैसला भी किसने दिया? बिस्मार्क ने। और आप भी हैरान हो जाओगे, उसने फैसला दिया होल्स्टीन तो कौन रख ले? ऑस्ट्रिया। और श्लेस्विग कौन रख ले? मैं। अभी रुकिए, अभी एक चीज और, जब इसको डेनमार्क को हराया गया तो 2 तो ये जीत ही ली गई, इसके साथ एक और जीत ली गई, लावेमबुर्ग, ये लिखी हुई है। 3 डचियां जीत ली, दोनों में फैसला हुआ गैस्टाइन में। और फैसले में देखिए बिस्मार्क ने क्या कर दिया, होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया, श्लेस्विग खुद रख लिया, लावेमबुर्ग को मोल खरीद लिया। अब उसने ऐसा क्या कर दिया, जर्मन जाति ज्यादा किस में थी, और वो किसको दे दिया? और श्लेस्विग उसने खुद रख लिया। कुछ समझे? वो क्या, उसके बाद उसने एक बात कही थी, मैंने दरार को कागज से ढक दिया है, खत्म नहीं होने दिया है। क्या? मैंने लड़ाई की गुंजाइश रख दी। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ। और वो क्या थी लड़ाई की गुंजाइश? कि ये जो डची मैंने किसको दी है? ऑस्ट्रिया को। किस जाति के लोग हैं? वो किससे मिलने का प्रयास करेंगे, और वो क्या करेंगे? विद्रोह। मैं करूंगा उनको सपोर्ट, और फिर किससे लड़ाई होगी? और वो बहाना चाहता था, वही उसने किया। ये उसका प्रथम चरण था, जिसमें उसने इन 3 डचियों को, लावेमबुर्ग, होल्स्टीन, श्लेस्विग, इनको एक ले ली, ये ऑस्ट्रिया को दे दी। ये उसका प्रथम चरण था। अब अगला चरण सीधा हम इटली में पढ़ चुके हैं, सेडोवा का युद्ध। वो कैसे घटा, क्या हुआ? अब इनका समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत ये दे दी, और उसने जब देख लिया कि अब ये 2 तो अपने को मिल गई, और उसने अगला काम क्या किया? उसने अगला काम किया, होल्स्टीन में करवा दिया विद्रोह। होल्स्टीन में विद्रोह करवा दिया। और एक चीज और आपको ये भी जानना है, उत्तरी जर्मनी में एक बंदरगाह था यूरोप का बहुत प्रसिद्ध, जो जर्मनी में था, कील का बंदरगाह। वो यहाँ इसमें तो पॉइंट नहीं दिखेगा, जब आप पूरा नक्शा टटोलोगे तो उसमें मिलेगा। कील के बंदरगाह पर ऑगस्टनबर्ग का ड्यूक अधिकार करना चाहता था, और ऑस्ट्रिया उसका समर्थन कर रहा था। और यह समर्थन किसे मंजूर नहीं था? प्रशा को। और प्रशा ने क्या किया? ऑस्ट्रिया को एक बात कही कि डचियों के मामले में आप कोई भी फैसला ना लें, समझौते के बाहर हो जाएगी बात। ऑस्ट्रिया ने खुद ही कह दिया, हमारा वो समझौता जो है वो टूटा हुआ समझा जाए, हम इस समझौते से बंधे हुए नहीं हैं। वो तो यही चाहता था। उसने फिर कह दिया, आप बंधे हुए नहीं है तो मैं भी बंधा हुआ नहीं हूं। वो बंधे हुए क्यों थे? किस संस्था की वजह से? यहाँ उनके भी प्रतिनिधि आते थे, इनके भी प्रतिनिधि आते थे। ऑस्ट्रिया ने वो मुद्दा इसमें रखा कि प्रशा जो है जबरदस्ती कर रहा है। जब उस पर यह बात थोपी गई बिस्मार्क पर भी, आप गलत करें, बिस्मार्क ने कहा मैं त्याग पत्र देता हूं आपसे, क्या कर लोगे मेरा? वो तो चाहता था बहाना, और वो बहाना हुआ। लड़ाई किसमें हुई? ऑस्ट्रिया और प्रशा में। संक्षिप्त बात करूंगा। 3 जुलाई 1866 को सेडोवा के मैदान में, क्रोनीगाज के मैदान में युद्ध हुआ। उस युद्ध से पहले उसने फ्रांस को तटस्थ कर लिया, कुछ देने का लालच देकर, और इटली को क्या, वेनेशिया देने का लालच देकर उसने अपने साथ मिला लिया। और यही बात हमने परसों पढ़ी थी, कल भी पढ़ी थी, कि इटली ने उस पर आक्रमण किया दक्षिण की ओर से, और प्रशा ने आक्रमण किया था ऑस्ट्रिया पर उत्तर की ओर से। और हारने वाली सेना किसकी थी? इटली की।
लेकिन फिर भी बांट सका वो बिस्मार्क उसको आधा आधा, और इसीलिए उसकी जीत हुई। इटली हारा इसीलिए तो कौन जीता? प्रुशिया, क्योंकि सेनाएं बंट गई ऑस्ट्रिया की, तो इसीलिए इसको तो मिल गया वेनेशिया। और जब सेडोवा हमें हार गया ऑस्ट्रिया, तो उत्तरी जर्मन सारे का सारा किसको मिल गया? जर्मनी को। अब ये और ये हिस्सा ये जुड़ गया, अब ये बचा। अब इसके बाद उसका एक ही दुश्मन है, बचा है फ्रांस। और आपको इस पूरी कहानी में जो ट्विस्ट बचता है वो फ्रांस में ही बचता है, जिसको आपने पढ़ा लग्जेमबर्ग का प्रश्न, स्पेन की गृह युद्ध का प्रश्न, वही ये कहानी। अब उसको थोड़ा जोर दे के दिमाग पे सुनना, वो थोड़ी बात हटके है, थोड़ी इसमें इससे जुड़ी हुई नहीं है। फ्रांस से लड़ना चाहता था, दूसरा दुश्मन उसका वही था, और उसको लड़ने से पहले उसको नाराज करना पड़ेगा, नाराज भी करना पड़ेगा, और उसको लड़ाई के लिए तैयार भी करना पड़ेगा। और वो उसने यूं किया। देखो, सबसे पहली बात उसमें ये लिखी हुई है आपके टॉपिक में, लग्जेमबर्ग का प्रश्न। और अगर आपने इसको समझा है तो उसका उत्तर सीधा सा है। लग्जेमबर्ग किस राजा के हाथ में था? हॉलैंड। और हॉलैंड किसके पड़ोस में? इंग्लैंड के। हॉलैंड ज्यादा दूर नहीं है इनसे, डेनमार्क से पास में यही है हॉलैंड। तो उसने क्या किया, लग्जेमबर्ग दोनों के बीच में पड़ता था। वो चाहता था फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय की मेरी हो रही है बेइज्जती, नीस और सेवाई को लेकर उसकी बेइज्जती हो चली थी पहले। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात और छोड़ दूं, और आपने अभी सेडोवा का युद्ध उसमें तो पढ़ लिया, और एक मजेदार बात इसमें छोड़ दी मैंने, वो बता दूं पहले। वो कहानी ये थी, जब उसने ऑस्ट्रिया से युद्ध करने की ठानी, तो राजा विलियम ने उसको मना कर दिया कि नहीं लड़ना, ये मामला खराब हो जाएगा, ये लड़ाई हमें महंगी पड़ेगी। तो बिस्मार्क ने जो कहा कि ऑस्ट्रिया के साथ हमारा युद्ध निहित है, वो होगा ही, आज नहीं तो कल होना है। आज परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, लड़ेंगे तो फायदा मिलेगा। कल को परिस्थितियां अपने अनुकूल ना रही और फिर लड़ाई हो गई तो फिर हम हार भी सकते हैं, इसलिए आप लड़ो। विलियम बह गया उसकी बातों में और लड़ाई कर ली। मजे की बात यह थी, लड़ाई जब सेडोवा का युद्ध चल रहा था, ऑस्ट्रिया बिल्कुल हारने ही वाला था कि बिस्मार्क ने अपने राजा को कहा युद्ध बंद कर दो, अब हमें ऑस्ट्रिया को फिर से दोस्त बनाना। क्या खेल था। उसने एक लाइन कही, युद्ध के लिए जो उद्देश्य थे वो पूरे हो चुके हैं, अब ऑस्ट्रिया को हमें फिर से मित्र बनाना है। ऐसा उसने क्यों किया? जो चाहिए था वो तो मिल गया। 30 लाख पाउंड की युद्ध की क्षतिपूर्ति भी ऑस्ट्रिया पर लाद दी गई, वो भी उसने देने की बात कही थी। उसने इसके उत्तरी जर्मन संघ को भी अपने आप को हटा लिया उससे, तो फायदे तो सारे मिल गए। अब उसने कहा ऑस्ट्रिया को हराना क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रिया और थोड़े दिन हमारे से लड़ता रहेगा तो यूरोप की बाकी शक्तियां भी किसके खिलाफ होने का डर है? प्रशा के। वो उनको समझ देर से आई फ्रांस जैसे लोगों को। ऑस्ट्रिया के हारने का मतलब शक्तिशाली कौन? केवल प्रशा नहीं, इटली भी, क्योंकि सेडोवा के युद्ध ने किसका एकीकरण भी कर दिया था। तो दो राष्ट्र ताकतवर हो जाएंगे तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के पल्ले क्या रहेगा? ये देर से समझ आया फ्रांस को, तो उसने युद्ध बंद कर दिया। ऑस्ट्रिया हार गया, ऑस्ट्रिया से जो चाहिए था वो मिल गया, काम तो ठीक हो गया। अब उसने बहाना ढूंढा फ्रांस से लड़ने का। फ्रांस से लड़ने का बहाना यह था कि फ्रांस के राजा की बेइज्जती बहुत हो रही थी इन दिनों में। उसने चोरी छुपे एक प्लान बनाया, और वो प्लान ये था कि हमें क्या करना है, हॉलैंड से लग्जेमबर्ग को मोल खरीद लेना, ताकि लोगों को ये लगे कि मैंने अपना साम्राज्य बढ़ाया। वो योजना चली ही थी। हॉलैंड के राजा से नेपोलियन तृतीय ने बात ही की कि ये पोल खुल गई, और ये बात किस तक पहुंच गई? बिस्मार्क तक, और बिस्मार्क ने अखबारों में छाप कर ये पोल खोल दी। नेपोलियन ने एक ही बात कही, बिस्मार्क तूने मेरे साथ छल किया। छल किया भी मैंने, तेरा फायदा किया हमेशा, और तूने मेरी थोड़े से काम में टांग अड़ा दी। बिस्मार्क ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो तो चाहता था किसको नाराज करना? फ्रांस को। तो लग्जेमबर्ग वो नहीं खरीद सका। हॉलैंड का राजा भी अब मुकर गया, क्योंकि उसकी भी बेइज्जती हो गई, तुम मोल बेच रहा है उसे। उसने कहा मैं भी नहीं बेचूंगा। ये तो थी आग उसने लगाई। इस आग को उसने आगे कैसे बढ़ाया? स्पेन में जाकर पंगा लिया। वो पंगा इस क्रांति का सबसे रोचक क्षण है, वही है। इन्हीं दिनों में स्पेन की महारानी थी 1868 में ईसाबेला। यहाँ ये भी याद रखना, सेडोवा का युद्ध जब खत्म हो गया तो जो संधि हुई थी 23 अगस्त 1866 को, प्राग की संधि, ये भी याद रखना। तो पहले तो गैस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में, दूसरा भी किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में। लेकिन वो कौन सा युद्ध था? डेनमार्क के साथ डचियों के लिए, और दूसरा जो था वो था सेडोवा के युद्ध के बाद, जिसका नाम था संधि का प्राग की संधि। अब हुआ क्या, जब उसने स्पेन के गृह युद्ध में हिस्सा लिया तो कहानी क्या है उसकी? अब ये सारा भूल जाओ, स्पेन पे आते हैं। स्पेन भी किससे जुड़ा हुआ है? फ्रांस के ठीक नीचे।
अफगान पहले क्या, फ्रांस का दक्षिणी हिस्सा क्या है, स्पेन है, और उसके साथ जुड़े हुए देश भूमध्य सागर के ऊपर जर्मनी है, नीचे इटली। स्पेन में विद्रोह हो गया अपनी रानी के खिलाफ। उन्होंने कहा, इसाबेला था रानी का नाम, और उसे गद्दी से हटा दिया लोगों ने, गद्दी खाली हो गई। अब गद्दी पर बैठे कौन? अब इसके मामले में आपको थोड़ा दिमाग ये चलाना है, स्पेन छोटा सा देश था और उसकी गद्दी पर हर आदमी उसको बिठाना चाहता था जो उसका पक्षधर हो। जैसे बिस्मार्क चाहता था मेरा ही कुछ जानकार बैठे ताकि मेरे को फायदा हो, फ्रांस चाहता था मेरा जानकार बैठे मेरे को फायदा हो। तो घटना क्या घटी, वो ये कि यहां क्या किया, बिस्मार्क ने अपने एक रिश्तेदार को उस गद्दी पर बैठा दिया, लियोपोल्ड, ये नाम याद रखना, लियोपोल्ड को वहां की गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन इसका विरोध किसने किया? फ्रांस ने। क्यों किया? क्योंकि उसने फ्रांस में टांग अड़ाई थी। किस बात को लेकर? लक्सेमबर्ग को लेकर। यहां मामला टेढ़ा है, थोड़ा इसको पढ़ना, दोबारा से सुनना। लड़ाई उसने दो लोगों से ही करनी है, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से। ऑस्ट्रिया को उसने किस युद्ध में हराया? सेडोवा के युद्ध में। जो संधि हुई वो कौन सी थी? प्राग की संधि। उससे उसने कौन से, ये जो मैंने मिटा दिया, इसका उसने एकीकरण कर दिया। अब इसको चाहता है वो, इसके लिए उसे किससे लड़ना है? फ्रांस से। फ्रांस से लड़ाई के बहाने उसने प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष ढूंढे। लक्सेमबर्ग कौन खरीद रहा था? किससे? और वो पोल किसने खोल दी? बिस्मार्क ने। वो नाराज हो गया बिस्मार्क से। कौन? नेपोलियन तृतीय। फिर फ्रांस ने उसका विरोध करने का मौका ताड़ा। वो क्या था? स्पेन की गद्दी खाली हुई, किस रानी को उतारा गया गद्दी से? इसाबेला को। वहां की जनता ने 1868 में, फिर वहां चर्चा चली कई दिन गद्दी पर किसे बैठाया जाए। उसमें प्रशा बहुत ताकतवर हो रहा था, तो उसने लियोपोल्ड को वहां का नाम जता दिया कि ये बैठेगा गद्दी पर। लोगों को कोई एतराज नहीं था, लेकिन एतराज किसे था? फ्रांस को। फ्रांस ने क्या किया? उसको विलियम के पास अपने एक राजदूत को कहा कि उससे बात करें। अब थोड़ा यूं ध्यान रखना, जब लियोपोल्ड को उसने शासक बनाने का प्रयास किया बिस्मार्क ने, तो इसका विरोध करने वाला फ्रांस था और नेपोलियन तृतीय ने दबाव डाला किस पर? किस पर? बिस्मार्क पर नहीं, उसने दबाव डाला उसके राजा पर, विलियम पर। प्रशा में फ्रांस का राजदूत था एक, उसको कहा आप अपने उन राजा से बात करो कि ये नाम वापस लें। और वो जिस व्यक्ति ने बात की, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, बेनेडिक्टी। और ये घटना बहुत बड़ी है। दो शब्द पूरे जर्मनी के एकीकरण के सबसे रोमांचक क्षण। समझना मैंने क्या कहा है, लियोपोल्ड का नाम वापस ले लिया जाए, ये बात कौन कह रहा? फ्रांस कह रहा। और ये बात उसने किसके माध्यम से किस तक पहुंचाई? अपने एक राजदूत के माध्यम से विलियम के कान में पहुंचाई। किस जगह पर उनकी बैठक हुई? एम्स में। एम्स में छुट्टियां बिताने आया हुआ था, यहाँ ठहरा हुआ था वो, और वहां पहुंच गया बेनेडिक्टी। बेनेडिक्टी कौन है? प्रशा में रह रहा है। राजदूत किसका है? फ्रांस का। उसने एम्स में उसको कहा कि एक चिट्ठी दी, उसमें लिखित था नेपोलियन जो कहना चाहता था उसको पकड़ा दी। जब विलियम ने उस चिट्ठी को पढ़ा, उसका मुंह उतर गया, उदास हो गया। उसको कुछ सूझा नहीं। उसने वो चिट्ठी सीधी की सीधी किसको भेज दी? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने पढ़ा, वो भी चुप हो गया। क्या लिखा था ऐसा उसमें? उस चिट्ठी में ये लिखा था, लियोपोल्ड का नाम वापस लिया जाए। ये बात तो विलियम मान गया, और लियोपोल्ड ने भी अपना नाम वापस ले लिया था कि चलो मैं राजा नहीं बनूंगा। अगर इतने से लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी, कुछ मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। एम्स में जो तार थमाया गया विलियम को, और वही तार जो बिस्मार्क के हाथ में पहुंचा, बिस्मार्क उदास हो गया और उसने देखा इसका हल क्या करूं। और उसमें लिखा था कि लियोपोल्ड का नाम तो आपने वापस ले लिया, भविष्य का भी वायदा करो कि होहेनजोर्लेन वंश का कोई भी व्यक्ति, होहेनजोर्लेन कहाँ का? जर्मनी का। होहेनजोर्लेन वंश का कोई भी व्यक्ति स्पेन की गद्दी के लिए अपनी दावेदारी नहीं जताएगा। ये मामला तो खराब था। अब उसके बाद बिस्मार्क को क्या सूझी? खुशी से उछल पड़ा। उसने क्या किया? उस चिट्ठी को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा, शब्द इधर उधर किए, मिटाया एक भी नहीं। वो छपा तो नहीं कहीं उस तार का वर्णन, लेकिन उसमें लिखा यूं ही है कि बिस्मार्क ने उस तार का एक भी शब्द नहीं बदला और उसे ऐसे व्यवस्थित किया और उसे अखबारों में छपा दिया, और जर्मनी में फ्रांस के खिलाफ विद्रोह हो गया। और इसके बारे में एक लाइन कही कि पूरी इबारत मानो युद्ध की चुनौती के जवाब में बातचीत का निमंत्रण था, और संक्षिप्त इबारत मानो चुनौती के जवाब में तलवार का वार था।
ये लाइन लिखी है, कहीं आपकी गाइडों में भी लिखी हो, जैन माथुर में लिखी है कि बिस्मार्क ने जब उसको पढ़ा तार को, सहसा वो उदास हो गया, फिर उसे सूझा, शब्दों को उल्टा पुल्टा किया और उसे छपा दिया। और उसके बारे में लिखा है कि पूरी इबारत जो लिखा था, जो उसने छापा था, पूरी इबारत मानो फ्रांस के युद्ध की चुनौती के जवाब में बातचीत का निमंत्रण था, और संक्षिप्त इबारत मानो चुनौती के जवाब में तलवार का वार था। छपवा दिया। इसी को कहते हैं फ्रांस और प्रुशिया के बीच में जो लड़ाई हुई, किस वजह से हुई? एम्स तार की वजह से हुई। बेनेडिक्टी ने करवा दी, और उसको पूरा काम किसने कर दिया? बिस्मार्क ने। और बस फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी, ऑस्ट्रिया तो यही चाहता था। अब आप बाकी की बात जानते हो। इस युद्ध का नाम था सेडान। अब इसमें देखो, जब हमने इटली पढ़ा तो हमने 20 सितंबर पढ़ा था, जब इटली को क्या मिला था? वेनेशिया तो बहुत पहले मिल चुका, सेडोवा में ही मिल चुका, अब रोम। तो 20 सितंबर को उसको रोम मिला, लेकिन युद्ध होने की तिथि वो नहीं थी। युद्ध होने की तिथि ये थी। लेकिन 20 सितंबर को रोम कौन पा लेता है? विलियम विक्टर इमैनुअल द्वितीय। लेकिन यहाँ इस दिन जब ये युद्ध हुआ, सेडान के मैदान में फ्रांस हार गया। और यहाँ याद रहे, जोड़ देना बात, ये युद्ध इतना भयंकर था कि फ्रांस को अपनी सुरक्षित सेना रोम से बुलानी पड़ी। और इसका लाभ किसने उठा लिया? विक्टर इमैनुअल सेकंड ने। और जैसे ही फ्रांस हार गया, और फ्रांस ने मजबूरन उससे संधि कर ली। किससे? जर्मनी से। और अब बात यहीं खत्म नहीं होती, जिसको कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि से प्रुशिया और फ्रांस का युद्ध खत्म हो गया, और फ्रांस हार गया, और जर्मनी का एकीकरण हो गया। लेकिन बात तो अब आगे बचती है। हमने तो बात अपने टॉपिक की खत्म कर दी, लेकिन बात तो सारी आगे खड़ी। फ्रैंकफर्ट की संधि 20 करोड़ पाउंड, शायद 20 लाख पाउंड, 20 करोड़ पाउंड फ्रांस पर लाद दिए गए। क्या? क्षतिपूर्ति के। और टाइम कितना दिया गया? 3 साल। क्या आप ये चुकाओगे? जब तक नहीं चुकाओगे तब तक फ्रांस में सेनाएं किसकी रहेंगी? जर्मनी की। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। एक लाइन बोल रहा हूं जिसने आगे का सारा तमाशा खड़ा कर दिया। जर्मनी ने फ्रांस के 2 प्रदेश छीन लिए, और वो नाम ये है, अल्सास और लोरेन। ये जो 2 प्रदेश थे, किसके थे? फ्रांस के। छीन कर कौन ले गया? जर्मनी। और फिर इन्हीं को वापस लेने के लिए जर्मनी के साथ जो बर्ताव हुआ, जिसको आप वर्साई की संधि कहते हो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस के महलों में, आपको एक लाइन बोलता हूं, यह युद्ध तो खत्म हो गया। और हेजन महोदय ने एक बात कही है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो 26 फरवरी को घटी, 1871 को हुई, किसके बीच में? प्रुशिया और फ्रांस के बीच में। वो पूरे यूरोप का एक रिसने वाला फोड़ा बन गया, फ्रैंकफर्ट की संधि। क्यों? क्योंकि 2 प्रदेश छीन कर ले गया जर्मनी, उसके अल्सास और लोरेन। और याद रहे, जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हारा, किससे? मित्र राष्ट्रों से। तो सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्साई में। और वर्साई की संधि में ये दोनों प्रदेश वापस किसने पाए थे? फ्रांस ने। जब युद्ध चल रहा था तो फ्रांस के नेता एक बात कहते थे, अगर मेरे देश की जनता अपने खोए हुए प्रदेशों को वापस पाने के लिए नहीं जी रही, तो मुझे उनके जीने का कोई भी औचित्य नजर नहीं आता। यानी कि फ्रांस बदले की भावना से भरा हुआ था, और वो बदला लेने की ताक में था। और वो उसे मौका कब मिला? प्रथम विश्व युद्ध में। तो अब कड़ी जोड़ो, औद्योगिक क्रांति, वियना व्यवस्था हुई, वियना सम्मेलन हुआ। वियना सम्मेलन ने इटली और जर्मनी को तोड़कर किसके नीचे छोड़ा? ऑस्ट्रिया और फ्रांस के नीचे। तो दोनों के एकीकरण की लड़ाई मूलतः किन 2 देशों के खिलाफ लड़ाई है? ऑस्ट्रिया और फ्रांस के। अब ये 2 लोग जब अलग होकर अलग देश बन गए, तो आप ये भी याद रखना, जर्मनी में एक बात आती है कि बिस्मार्क ने जब जर्मनी का एकीकरण कर दिया, तो जर्मनी दुनिया में उपनिवेशों की दौड़ में ऐसा भागा कि उसने पूरी दुनिया को विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब बात यह है, पहले यूरोप में शक्ति संतुलन बना हुआ था, जब इन दोनों देशों का एकीकरण नहीं हुआ था। क्यों? ये 2 देश बीच में, एक तरफ ऑस्ट्रिया, एक तरफ फ्रांस। अब जब ये 2 देश जब शक्तिशाली हो गए, तो पावर ऑफ बैलेंस बिगड़ गया, शक्तियां हो गई। कम वो भी नहीं था, कम इटली भी नहीं था, कम ऑस्ट्रिया भी नहीं था, और कम फ्रांस भी नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे ऑस्ट्रिया के दिन बीत रहे थे, अब नई शक्तियां यूरोप में उठ रही थी, और प्रथम विश्व युद्ध ने ऑस्ट्रिया को बिल्कुल ही तोड़कर
खत्म कर दिया। फिर नए देश सामने आए जिसमें बड़े बड़े नाम आप पढ़ोगे, हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग, जापान में जनरल फ्रैंको जैसे लोग। पर बात ये, वीना व्यवस्था ने दो देशों को तोड़ा, दोनों ने अपना एकीकरण किया, और एकीकरण करने के बाद उन्होंने एक ही बात सोची, अब हमारे देश बन गए हैं, वो इटली और जर्मनी के नाम से जाने जाने लगे हैं, और अब हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और एक लाइन बोल रहा हूं, जब जर्मनी ने एकीकरण कर लिया और बिस्मार्क जब वहां का राजा था, अब चांसलर ने क्या किया, जर्मनी को ऐसी दौड़ में शामिल कर दिया कि सबसे ज्यादा गुलाम देश अपने भी तो होने चाहिए, अपने देश को भी तो तरक्की करानी है, और उसके लिए क्या करने होंगे, युद्ध। और दुनिया जहां युद्धों से डरती थी, वहीं जर्मनी के लोग कहते हैं शांति तो स्वप्न की बात है, युद्ध समय की जरूरत है, अगर दुनिया में युद्ध नहीं हुए तो दुनिया गंदे पानी की तरह सड़ने लग जाएगी। ये बात कौन कहते थे, जर्मनी के लोग, यानी कि वो युद्धों से डरने वाले लोग नहीं थे। और जर्मनी ने इस डर को क्या निकाला, दुनिया को ऐसे युद्धों में झोंक दिया कि आखिरकार मित्र राष्ट्रों ने उसे हराकर सारे युद्ध होने की जिम्मेदारी किस पर सौंप दी, जर्मनी पर। वो तो बड़ी मजेदार कहानी है। अगर आपने प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ा हो तो सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी, और सर्बिया में काला हाथ संगठन में मृत्यु कुछ संस्थाएं बनी हुई थी, और फिर जिन लोगों ने उसकी जांच की, उस कत्ल के केस की, और वो जांच के तथ्य कुछ ऐसे सामने आए जिसमें सर्बिया की सरकार का हाथ माना गया। सर्बिया ने क्या कर दिया, रूस को कहा कि आप मेरी मदद करें। जब रूस ने उसको मदद करने की बात कही तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को कोरा चेक दे दिया, देखो अब उसे मित्र बना लिया। और रूस को एक चिट्ठी लिखी थी, अगर रूस सर्बिया का साथ देता है तो रूस को काले सागर में जर्मनी का सामना भी करना पड़ेगा। बस दो देश का भिड़े, सबके स्वार्थ थे, एक के पीछे एक दोस्त खिंचे चले आए, और रूस के साथ उसके मित्र खिंचे चले आए, और जर्मनी के साथ उसके मित्र खिंचे चले आए। एक अंतिम लाइन, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, हम इसके बाद इसी चैप्टर में जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें जर्मनी हारा, इसीलिए उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। यही मानते हो, वर्साई की संधि में उसको लूट लिया गया। बुरा बर्ताव इटली के साथ भी हो गया। हिटलर कहां पैदा हुआ, जर्मनी। मुसोलिनी कहां पैदा हुआ, इटली में। चलो जर्मनी में हिटलर पैदा हुआ, ये बात तो जायज है, क्योंकि जर्मनी के साथ हाल बहुत बुरा किया गया। जहां नेहरू जी ने एक परिभाषा दी है, मित्र राष्ट्र खून की एक एक बूंद निचोड़ लेना चाहते थे जर्मनी के जिस्म से, और उन्होंने वैसा ही किया। और एक स्टेटमेंट याद हो मार्शल फौज का, ये संधि नहीं है, 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है, और 20 वर्षों के बाद फिर से दुनिया युद्ध की विभीषिका में उतर आई। तो जर्मनी में तो ऐसा होना जायज था, और इटली तो मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था, वो तो जीते हुए देशों में था, फिर वहां मुसोलिनी क्यों पैदा हो गए। तो ये सवाल है, अब 4 टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध, नाजीवाद और फांसीवाद, उसके बाद है दूसरा विश्व युद्ध, और फिर ये बात पूरी। ये सिलेबस यहाँ का पूरा। फिर बचेंगे आपकी सभ्यताएं, सभ्यताओं के साथ इस्लाम और ईसाई धर्म का उदय। छोटे छोटे 2 चैप्टर और दोनों में से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। पिछली बार इस्लाम धर्म से आ गया और इस बार ईसाई धर्म से आने की संभावना है, और वो तभी बताऊंगा कि उसमें क्या विशेष बातें हैं जो उसमें